नमस्कार, सुप्रभात। अब आ गए हैं आपके सामने फिर से बड़े भाई साहब प्रेमचंद विरचित पार्ट 2, जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं पहली वीडियो का। उस वीडियो का जहाँ पर अंत हुआ था, आपने देखा होगा कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को घमंडी बताता है। वहाँ तक हम लोगों ने उसको एंड किया था। इसके बाद हम देखेंगे जो बड़े भाई साहब और क्या क्या बोलता है अपने छोटे भाई यानी लेखक को। कहता है कि उसे इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो यानी तुम मेरे कक्षा में आओगे, मेरी क्लास में आओगे, तो तुम्हें दांतों पसीने आ जाएंगे। दैट मीन्स बहुत मुशक्क़त करना पड़ेगा, बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 तो हेनरी होंगे, दर्जनों जेम्स, दर्जनों विलियम्स इत्यादि, दर्जनों चार्ल्स, और उनके शासनकाल, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु इत्यादि बातों का ध्यान रखना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान तुम समझ रहे हो। और कहते हैं कि मैथमेटिक्स की तो बात ही छोड़ दो, ज्योमेट्री तो छात्रों का खून चूस लेती है। ठीक है। यहाँ पर कुछ शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर किताबों में जैसा ना लिखा हो, मतलब कि किताबों में जैसा लिखा हो, अगर आप एग्ज़ाम में वैसा नहीं लिखते हैं, है ना, तो आप परीक्षा भी पास नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको टीचर नंबर भी नहीं देगा। बहुत बढ़िया। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर के एक परीक्षा लेने वाले को थोड़ा सा व्यंग्य करते हुए कहा है, यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी ना। यह छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इस बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है, और भले ही वो फेल हो गए हो, किंतु अनुभव में लेखक से बड़े हैं। मतलब अध्ययनशील रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अध्ययन नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं फेल्योर हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अध्ययन करते रहिए। और शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा सा सवाल उठाया है लेखक के बड़े भाई साहब ने। कहा है कि आज के टीचर बस किताबों पर किताबी बातों पर ध्यान देते हैं। अगर किताबी बातें अगर आप नहीं लिखोगे, किताबों की मूल बिंदु नहीं लिखोगे, तो आपका नंबर काट लेगा। ऐसे ही सुझाव देते हुए 1 साल फिर से बीत गया, और अगले वर्ष की जो परीक्षा हुई है उसमें लेखक फिर से अव्वल दर्जे में पास हुआ, मतलब अपने क्लास में प्रथम आता है, और उसका बड़ा भाई फिर से फेल हो जाता है। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ, और उन पर दया आती है कि बड़े भाई साहब इतना मेहनत करते हैं फिर भी वो पास नहीं हो पाते हैं। इस बात का दुख हुआ। लेकिन इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था, मात्र 1 दर्जा आगे पीछे था। एक बार लेखक को यह बुरा विचार भी मन में आया कि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं, और अगर एक बार फिर से फेल हो जाते हैं तो हम उनके बराबरी में आ जाएंगे, फिर वो हमें डांट नहीं सकेंगे, मेरा बेइज्जत नहीं कर सकेंगे, है ना। इस तरह की कुटिल विचार मन में आया तो था, लेकिन ऐसा फिर दुस्साहस सोच कर भी, मतलब ऐसा सोचने का फिर से दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें बड़े भाई का मुंह देख करके लेखक को दया आ रही है। क्योंकि इतना मेहनत करता है जो बंदा, वो फेल्योर हो रहा है बार बार, लेखक को काफ़ी दया आ रही है उसके ऊपर। अपनी क्लास में बार बार फेल होने से लेखक के बड़े भाई साहब काफ़ी दुखी हैं। अब लेखक के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो गया है ना, क्योंकि लेखक के बड़े भाई साहब वो अब छोटे भाई पर कुछ नरमी बरत रहे हैं, उन पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही दुखी हैं, इसलिए नहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है। उनका यह गलत फ़ायदा उठा करके छोटा भाई को लगने लगा कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा, मतलब वो अब मुझे डांट नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही दुखी है और शर्मिंदा भी है इस बातों से कि वो फेल कर गए हैं। अब वो मुझे डांट नहीं पाएंगे। इस बात का थोड़ा सा फिर से उसके अंदर मन में अहंग आता है। इसका फ़ायदा उठाकर लेखक ने खेलने में अधिक समय देने लगा। अब पढ़ने के बजाय खेलना
और कूदना, घूमना इत्यादि में अधिक समय व्यतीत करने लगा, क्योंकि अब उसके मन में ऐसा वहम पैदा हो गया है कि अब मुझे मेरे बड़े भाई साहब मुझे नहीं डांटेंगे, है ना। अब वो पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता था, है ना। इसके बाद भी इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके भाई उसे ये सब करते देख न ले। ये सब सारी बातें करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस बात का डर जरूर था कि मेरा बड़ा भाई कहीं मुझे ये सब करते देख न ले, है ना। क्योंकि बड़े भाई थोड़ा सा नरमी बरत रहा है यहाँ पर और बता रहा है कि लेखक खुद से ही बोल रहे हैं कि अब मेरे भाई का मेरे ऊपर अधिकार तो है, परंतु शायद वो नरम हो गए हैं, इसका लेखक गलत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लेखक के बड़े भाई कुछ भी हो, अनुभव में उससे ज़रूर बड़े हैं। बार बार रूटीन की धज्जियाँ उड़ाने के बाद लेखक अपनी मनमानी करने पर उतर गया है और छोटा भाई अपना मनमानी करते हुए अन्य गतिविधियां में लिप्त हो चुका है। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया। और डांटते हुए बड़े भाई साहब यहाँ तक बोल जाते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़कों के साथ पतंगबाजी करते हुए क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरे अंदर शर्म हया नहीं है? अगर तुम्हें अपनी पोजीशन का क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या हो, तुम क्यों आए हो, तुम किस उद्देश्य से यहाँ पर हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तेरा मोटिव क्या है? अगर इस बात का अंदाज और अनुमान नहीं है तो फिर तुम एक सक्सेस मैन नहीं बन सकते हो। फिर तुम्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। कम से कम उससे अपनी पोजीशन का तो ख्याल रखना चाहिए था, है ना, कि तुम क्या कर रहे हो। किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो, और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी क्लास में मेरे साथ आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। तुझ पर मेरा पूरा अधिकार है। अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा और मैं तेरा शासन करूंगा, ये मेरा पूरा अधिकार है। तुम अभी से मनमानी कर रहे हो, ये सही नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तेरे अधिकारों का हनन कर रहा हूँ, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि बड़े भाई साहब ये भी कहें कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम घर चले जाओ, लेकिन मेरे आंखों के सामने अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हें हर बार डांट सुनना ही पड़ेगा, तुम्हें बेइज्जत होना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम खुश रहो या नाराज़ रहो। इतनी बातों को सुनने के बाद लेखक का सर शर्म से झुक जाता है और कुछ अनुभव के महत्व को बड़े भाई साहब समझाना उसे शुरू कर देते हैं और कहते हैं बड़े भाई साहब लेखक को कि अनुभव का महत्व क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। हमारे दादा और अम्मा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका यह हक है कि अगर हम कहीं पर गलत करते हैं या कोई गलती में हम पकड़े जाते हैं तो वो मुझे समझाएं, मुझे डांटे, मुझे रास्ता दिखाएं। बड़ों का तो यही फ़र्ज़ है कि अगर छोटे कहीं पर गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि उसे सही रास्ता दिखाना। जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी फ़र्ज़ को अदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर के बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी वो पढ़ी लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। यानी अगर वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर उम्र में अगर हमसे वो बड़े हैं तो उनके पास हमसे अधिक अनुभव होगा। और इस बातों को उन्होंने साबित कर दिया यहाँ पर बड़े भाई साहब ने कि अनुभव का महत्व होता है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, ये सब यहीं धरी रह जाती है। सांसारिक, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान जो होती है, अपना व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, वह ज्ञान, अनुभवी ज्ञान जो होता है, वह ज्ञान इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। और यह अनुभव का ज्ञान जो है, अनुभव रूपी ज्ञान जो है, यह जिसके पास जितनी श्रेष्ठता उम्र में होती है उनके पास अधिक होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर के लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। उन्होंने लेखक को समझाते हुए
फिर से कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है ना, घमंड करना अच्छी बात नहीं। तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी, लगता है तेरा दिमाग आसमान पर की ओर कर दिया है, तेरे अंदर घमंड आ गया है। तुम एक बात का गठरी बांध लो कि मैं तुम्हें अपने राहों से भटकने नहीं दूंगा। अगर यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो डांटना तो दूर, मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। यह मेरा अधिकार है और मेरा फ़र्ज़ भी है, लेकिन मैं अपने बड़े होने के नाते फ़र्ज़ निर्वहन करते हुए अगर तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ भी होता है तो मैं इसका परवाह किए बना मैं तुम्हें थप्पड़ भी जड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे गुजारिश करूँगा कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो और बड़ों का सलाह मानो। जब तक तुम बड़ों के साथ सलाह का तुम इज्जत करना नहीं सीखोगे तब तक तुम आगे तरक्की नहीं कर पाओगे। जब बड़े भाई साहब की मोटी बातें लेखक के दिमाग में पूरी तरह से फिट कर जाता है तो उनकी बातों से ये भी अपने आप को सहमति जताते हैं, है ना, और यह मानते हैं कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को, है ना, उनसे अधिक समझ है। इस बात को लेखक मानते हैं, ठीक है। और उस समय वो शर्मिंदा भी होते हैं इस बातों से कि ये थोड़ा सा मनमानी करने लगे हैं। और इस बात का उस समय उन्हें अनुभव होता है जब उन्हें अंतिम बार पतंग उड़ाते हुए देखते हैं बड़े भाई साहब, यहाँ पर डांटते हैं, तो उस समय इस बात का शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ये क्या किया और अपने बड़े भाई साहब के क्या महत्व है इनके बारे में उन्हें जानकारी मिली या उन्हें अनुभव हुआ। उन्हें यह मालूम हुआ कि बड़े होने के नाते उनके पास मुझसे अधिक अनुभव है। उनसे बड़े भाई साहब कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। जब लेखक ने कहा, थोड़ा सा भाव विवल हो गया लेखक यहाँ पर और बोल रहे हैं जो मैंने आपको डांटने और मुझे फटकारने का अधिकार मैं आपसे कब छीना, ये तो आपका पूर्ण अधिकार है क्योंकि आप बड़े हैं और हमसे अधिक अनुभव आप रखते हैं। इतना सुनते ही बड़े भाई साहब थोड़ा सा भाव विवल हो गए और उनको गले से लगा लिया, है ना। तब बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से कब मना किया, मेरा भी दिल करता है रे कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। अब आप इस बातों को समझ गए होंगे कि लेखक के बड़े भाई साहब ने अपनी सारी इच्छाओं को क्यों मार लिया, अपनी सारी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाओं को क्यों एक समेट लिया अपने छोटे भाई के कैरियर के लिए, ताकि छोटा भाई उनका अनुसरण करे और वो आगे बढ़े। इसीलिए अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं को समेट करके हृदय में एक पिरो करके रख लिया, है ना। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरती है और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी हुई पतंग की डोर को पकड़ लेता है और हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ता है। लेखक भी उसके पीछे दौड़ रहा है। यह थोड़ा सा यहाँ पर खुशी का माहौल है। इस तरह से पार्ट 2 दैट मीन्स बड़े भाई साहब की पूर्ण कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। अगर आपको और भी कोई चीज़ में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत हो, किसी की ये प्रश्न उत्तर का डिटेल आपको अगर चाहिए विस्तार में, तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा। और भी किसी चीज़ की अगर आवश्यकता हो हिंदी में, व्याकरण में, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे आप बताएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।